हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की फायर एंड आइस पोइम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। दुनिया का अंत कैसे होगा, इस बारे में कई विचार हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी दिन यह संसार खत्म हो जाएगा? हैव यू एवर थॉट what would happen if the sun gets so hot that it bursts or grows colder and colder? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर सूरज इतना गर्म हो जाए कि वह फट जाए या ठंडा हो जाए तो क्या होगा? आंसर है यस, आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे। हाँ, मुझे विश्वास है कि एक दिन यह संसार खत्म हो जाएगा। वेदर द सन गेट्स हॉट और ग्रोज कोल्डर, इन बोथ सिचुएशन विल एंड। चाहे सूरज गर्म हो या ठंडा हो, दोनों ही स्थिति में दुनिया खत्म होगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज। जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, उनके अनुसार फायर और आइस के लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को फायर से रिलेटेड जो शब्द हैं उनको फायर से रिलेटेड शब्दों के साथ बताना है, जो आइस से रिलेटेड है उनको आइस से रिलेटेड बताना। जैसे कि दिया है इन्होंने, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालच। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष। इनसेंसिटिविटी मतलब असंवेदनशीलता। एवेरिस यानी लोभ। फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध। कोल्डनेस यानी शीतलता। क्यूरिलिटी यानी क्रूरता। इनटॉलरेंस का मतलब होता है असहिष्णुता। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। लस्ट का मतलब होता है वासना। रिजिडिटी यानी कठोरता। हेटर्ड यानी घृणा। तो अब इन शब्दों को हम अलग अलग फायर और आइस में अलग अलग इनको किस प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जो फायर हैं, फायर से जो फायर स्टैंड फॉर, फायर से रिलेटेड जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं उनको छांटेंगे। तो पहला है ग्रीड। ग्रीड का मतलब यहाँ पर हमने लिया है लालच। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है लोभ। लुस्ट, लुस्ट यानी वासना। और कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या टकराव। फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध या रोष, इस तरह से। और आइस स्टैंड्स फॉर, आइस से रिलेटेड इसमें शब्द कौन कौन से हैं तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है क्यूरलिटी। क्यूरलिटी का मतलब होता है क्रूरता। और इनटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता। रिजिडिटी यानी कठोरता। इनसेंसिटिविटी यानी असंवेदनशीलता। कोल्डनेस यानी शीतलता। और इनडिफरेंस यानी उदासीनता। एंड हेटर्ड यानी नफरत या घृणा। तो इस तरह से हमने फायर और आइस से इन शब्दों को रिलेटेड कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की यहाँ पर हमें राइम स्कीम निकालना है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम? मतलब एक तो हमें यहाँ पर इसकी राइम स्कीम निकालना है और उसके साथ उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि यह कविता में विरोधाभासी विचारों को सामने लाने में कैसे मदद करती है। तो देखो, द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज ए बी सी बी। ये राइम स्कीम है और इसका आंसर है जो सेकंड क्वेश्चन है उसी में दिया हुआ है। दिस राइम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया ऑफ फायर एंड आइस प्रेजेंटेड इन द पोइट। इसका मतलब यह है कि यह जो तुकबंदी, राइम स्कीम है ना, तुकबंदी कवि द्वारा प्रस्तुत आग और फायर के विरोधाभासी विचारों को सामने लाने में मदद करती है। अब इसकी राइम स्कीम ये ए बी ए किस तरह से आई ये हम आपको बता देते हैं। पहले दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज फायर
स्टैंड फॉर इन द पोएम। जो फायर है इसका इस कविता में क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ निकलता है। तो फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर इन द पोएम। फायर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो कवि ने इसको लिया है इच्छा के रूप में, मानव की जो इच्छा है उससे यह पृथ्वी जो है एक दिन नष्ट होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कोई भी पोएम होती है उसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है पोइटिक मीनिंग। लिटरल मीनिंग में भले ही कवि कह रहा है कि फायर से होगी, लेकिन उसका जो पोइटिक मीनिंग निकलता है वो होता है डिज़ायर, इच्छा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। पोएम में जो आइस है उसका क्या पोइटिक मीनिंग निकल रहा है। तो आइस स्टैंड फॉर हेटर्ड इन द पोएम। तो जैसे कि कवि कह रहा है कविता में जो लिटरल मीनिंग में कि आइस से पूरी संसार नष्ट हो जाएगी, उसका जो पोइटिक मीनिंग है वो ये है कि हेटर्ड यानी नफरत से यह संसार एक दिन नष्ट हो जाएगी। अब हम आपको इसकी राइम स्कीम निकालना सिखा देते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से देखना, ये जो इसका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ये वाला आंसर कैसे आया हम इसको नीचे देखते हैं। हमारे पास में पोएम है, देखिए आंसर भी है और पोएम से किस तरह से निकलता है हम आपको निकालना सिखा रहे हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले दिया है फायर। देखो फायर, इस फायर को हम ए लिख देते हैं। अब फायर जैसा लास्ट में कौन सा वर्ड आया। फायर जैसा आइस नहीं है, फायर जैसा है डिज़ायर। देखिए डिज़ायर, तो डिज़ायर को भी हमने क्या दे दिया, ए। समझ में आया, फायर डिज़ायर, फिर आ गया फायर। ओके, फिर ट्वाइस फायर जैसा नहीं लग रहा है, हेट फायर जैसा नहीं लग रहा है, आइस नहीं लग रहा है, ग्रीड नहीं लग रहा है और सफाइस भी नहीं लग रहा है। ये फायर के 3 ए निकल के आ गए। फिर हम सेकेंड लेते हैं आइस। आइस को अब हम देंगे बी। अब फायर से डिज़ायर और फायर तो कनेक्टेड हो गए, लेकिन आइस के जैसा कौन सा पढ़ना हमारा है, ट्वाइस। देखिए आइस ट्वाइस, तो इसको भी हम क्या दे देंगे, बी। फिर देखना आइस ट्वाइस, हेट अलग जा रहा है, आइस ट्वाइस, फिर ये आइस, ये हो गया बी, इसको भी बी ही देंगे। ओके, अब हमारा यहाँ से यहाँ तक सब हो गया। अब बचा हेट। अच्छा, आइस का जैसा एक और है सफाइस, इसको भी हम बी देंगे। अब हमारा लास्ट बचा है हेट। हेट को हम दे देंगे सी, हेट और ग्रेट। एक बार और समझिएगा, जैसे कि फायर, फायर को हमने ए दिया, फायर जैसा है नीचे ढूंढेंगे तो डिज़ायर, इसको ए दे दिया, फिर फायर ए दे दिया। अब इससे मिलते हुए राइम वर्ड कोई से भी नहीं है। फिर आइस बी हुआ, आइस के जैसा ही हमने बी लिया ट्वाइस, आइस के जैसा आया, फिर आइस स्वयं आइस ही आ गया, और लास्ट में सफाइस। और हेट, हेट को सी दिया, हेट से मिलता है ग्रेट। अब हमारा आंसर देखो बन रहा है, शुरू में ए है, आंसर में देखिए ए लिखा हुआ है, फिर दूसरा लिखा है बी, ये बी आ गया, फिर ए ये आ गया, फिर बी सी, ये बी सी, फिर बी सी बी, ये बी सी बी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।